हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल M2 के साई। आई एम मानसी वर्मा और आज के इस वीडियो में हम हमारा जो FY BCom का सेकंड सेमेस्टर का जो इंग्लिश का पेपर है, कंपलसरी इंग्लिश का ये पेपर है सेकंड सेमेस्टर का। ये देखिए कंपलसरी इंग्लिश सेकंड सेमेस्टर, और इसमें जो प्रेस्क्राइब टेक्स्ट है वो है आपकी सक्सेस एवेन्यू बुक। इसका जो पहला वाला क्वेश्चन और क्वेश्चन 2 है, इन सब के आंसर ऑलरेडी मेरे चैनल पर अपलोडेड है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसमें हम जो क्वेश्चन 3 है वो देख रहे हैं। Imagine that you are Karan Bakshi and you have just relocated to Ranchi. कल्पना करो कि मतलब अपना नाम जो है आपको अपना करण बख्शी नाम रखना है, एंड यू हैव जस्ट रीलोकेटेड टू रांची, और आप है ना अभी रांची में रीलोकेट करे हो, मतलब आप पहले किसी और जगह रहते थे और अब आप रांची में आ गए हो। राइट ए लेटर टू द जनरल मैनेजर भारत संचार निगम लिमिटेड RP रोड रांची, और आपको जनरल मैनेजर जो भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL के हैं उनको लेटर लिखना है, और ये उनका एड्रेस है, पिन कोड है कि मुझे ना नया टेलीफोन कनेक्शन चाहिए। तो ये लेटर हमें कैसे लिखना है देख लेते हैं। सबसे पहले फ्रॉम में उसका एड्रेस जाएगा जो लेटर लिख रहा है। तो लेटर कौन लिख रहा है? लेटर करण बख्शी लिख रहा है। अब रांची में कनेक्शन चाहिए तो ऑब्वियसली वो भी रांची में ही रहता है, रिलोकेट करके आया है। रांची वाले को कनेक्शन रांची का ही जनरल मैनेजर देगा। उसके बाद यहाँ पर रांची से लिखा गया है, फिर मोबाइल नंबर डालना होता है। फिर 2 में हम उसे लिखेंगे जिसको हम लेटर लिख रहे हैं। तो हम किसे लिख रहे हैं? यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है कि जनरल मैनेजर को लिखना है भारत संचार निगम लिमिटेड के। टू जनरल मैनेजर भारत संचार निगम लिमिटेड RP रोड रांची, ये सब गिवन है। उसके बाद आपके जो लेटर का सब्जेक्ट है वो आपको लिखना होता है। तो लेटर का सब्जेक्ट क्या है? अप्लाइंग फॉर ए टेलीफोन कनेक्शन, की टेलीफोन कनेक्शन के लिए अप्लाई कर रहे हैं। अब हम शुरू करते हैं। डियर सर, विद ड्यू रिस्पेक्ट आई वॉन्ट टू इन्फॉर्म यू, मतलब पूरे सम्मान के साथ मैं आपको ये इन्फॉर्म करता हूँ, सूचित करता हूँ दैट आई नीड ए न्यू लैंडलाइन कनेक्शन एट माई रेजिडेंस, कि मुझे मेरे रेजिडेंस पर एक नया टेलीफोन कनेक्शन चाहिए। रेजिडेंस का अब RP रोड पे हम लिख रहे हैं तो हमने भी RP रोड डाल दिया है। अगर आपको कोई और एड्रेस दिया गया तो आप वो डाल सकते हो, RP रोड रांची 38, क्योंकि उसी एरिया के मैनेजर को हम लिख रहे हैं तो उसी एरिया में हम रह रहे हैं तभी हम मांग रहे हैं। आई हैव जस्ट रीलोकेटेड टू रांची, अब बता रहे हैं उनको कि मैं अभी अभी जो है रांची में रीलोकेट हुआ हूँ। काइंडली कृपया करके रिलीज़ दी ऑर्डर ऑफ माई लैंडलाइन सर्विसेज एज सुन एज पॉसिबल, कि जल्दी से जल्दी मेरा जो लैंडलाइन सर्विसेज हैं उसके ऑर्डर जो है जारी कर दीजिए। एज आई हैव टू अवेल दी फैसिलिटी ऑफ इंटरनेट अपॉन इट, क्योंकि मुझे इसके ऊपर इंटरनेट की जो सुविधा है वो लेनी है। आई हैव ऑलरेडी सबमिटेड माई फॉर्म अलॉन्ग विथ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स एंड फ़ी, मैं पहले ही अपना जो फॉर्म है वो सबमिट कर चुका हूँ और उसके साथ जो भी आवश्यक डॉक्यूमेंट्स थे वो भी जमा कर चुका हूँ और जो फीस थी वो भी भर चुका हूँ। आई वुड बी थैंकफुल इफ़ यू कंसीडर माई रिक्वेस्ट सून, मैं बहुत आभारी रहूँगा अगर आप जल्दी से जल्दी मेरी जो रिक्वेस्ट है उस पर कंसीडर करेंगे, विचार करेंगे। लास्ट में हम लिखेंगे योर सिंसियरली, नेम और एड्रेस आपको यहाँ पर लिखना है। सिर्फ नाम भी लिख सकते हैं अगर आपने एड्रेस ऊपर दे दिया है। तो ये आपका लेटर है जो आपके फर्स्ट ईयर BCom के सेकंड सेमेस्टर में दिया गया है। ज़रूरी नहीं है ये आपको सेकंड सेमेस्टर में ही दिया जाए, ये किसी और सेमेस्टर में भी दिया जा सकता है, ये आपको 12th क्लास में भी पूछा जा सकता है। इट्स ए लेटर, तो लेटर कभी भी किसी भी क्लास में पूछा जा सकता है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट ब्रीफ न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स ऑफ 2 शॉर्ट पैराग्राफ्स ईच टू सूट द फॉलोइंग हेडलाइंस, हमें 2 पैराग्राफ की रिपोर्ट्स लिखनी है। पहली क्या है? थीम पार्क फॉर चिल्ड्रेन इनॉग्रेटेड, और दूसरी क्या है? सितार मैस्ट्रो ऑनर्ड, यानी कि बच्चों के लिए एक थीम पार्क का उद्घाटन किया गया है, और दूसरी है सितार वादक का क्या किया गया है? सम्मानित किया गया है उनको। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। रिपोर्ट ऑन थीम पार्क फॉर चिल्ड्रेन इनॉग्रेटेड, सबसे पहले आप डेट डाल दो। तो मुंबई की जगह आप पूना भी लिख सकते हो, किसी भी प्लेस का नाम लिख सकते हो, कोई भी डेट डाल सकते हो। उसके बाद हमने लास्ट में लिखा है न्यूज़ रूम। A long time awaited theme park for children was inaugurated by our honorable chief minister, एक बहुत समय से प्रतीक्षित, यानी कि बहुत समय से जिसका हम इंतजार कर रहे थे, वो थीम पार्क जो है बच्चों के लिए उसका उद्घाटन किया गया है बाय आवर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, हमारे आदरणीय मतलब सम्मानित मुख्यमंत्री के द्वारा। यहाँ पर स्पेस छोड़ा गया है ताकि आप जहाँ पर भी ये लेटर लिख रहे हैं, जिस भी स्टेट का नाम डाल रहे हैं वहाँ के मतलब आप चीफ मिनिस्टर का नाम लिख सको। इट वॉज़ ए ह्यूज पार्क, अब उसकी पार्क की थोड़ी सी क्वालिटीज़ बता दो भाई, कि ये एक बहुत बड़ा सा पार्क था। एज वी एंटर्ड द पार्क आई वॉज, मतलब जैसे ही हम घुसे ये बहुत बड़ा पार्क था।
आई वॉज अमेज्ड बाई जस्ट द साइट ऑफ द एनॉर्मस राइड्स इन द पार्क। और मैं अमेज्ड मतलब आश्चर्यचकित हो गया पार्क में इतनी सारी अच्छी अच्छी तरह तरह की राइड्स को देख के। पीपल वर ड्रेस्ड क्लोन एंड वर परफॉर्मिंग ट्रिक फॉर द एंटरटेनमेंट ऑफ द चिल्ड्रन। और वहाँ पर जो मतलब कुछ लोग थे वो क्लोन मतलब जोकर के कपड़े पहने हुए थे और वो क्या कर रहे थे, तरह तरह की ट्रिक्स कर रहे थे, उनको परफॉर्म कर रहे थे बच्चों का एंटरटेनमेंट करने के लिए। दिस थीम पार्क हैज़ राइड्स फॉर ऑल एजेस। और इस थीम पार्क में सभी आयु के लोगों के लिए राइड्स हैं। देयर आर लार्जर थ्रिल राइड्स फॉर टीनेजर्स। वहाँ पर बड़ी बड़ी मतलब बड़ी वाली जो थ्रिल राइड्स हैं बच्चों के लिए, टीनेजर बच्चों के लिए वो हैं। एंड स्मॉलर स्लोअर राइड्स फॉर चिल्ड्रन। और स्मॉलर और छोटी राइड्स जो हैं वो छोटे बच्चों के लिए हैं। योर होल फैमिली विल फाइंड समथिंग दे एन्जॉय। और आगे हमने लिखा है कि मतलब आपका पूरा जो परिवार है ना वहाँ पर उनको एंटरटेनमेंट के लिए सबको कुछ ना कुछ मिलेगा। दे एन्जॉय एंड नो बडी विल बी बोर्ड। मतलब जो वे एन्जॉय करना चाहेंगे एंड कोई भी बोर नहीं होगा। और लेफ्ट आउट या वो अकेला मतलब जैसे होता नहीं है कि भाई मेरे लायक तो कुछ नहीं है, मैं पीछे छूट गया हूँ, वैसे नहीं होगा। देयर आर ए लॉट ऑफ राइड्स। वहाँ बहुत सारी राइड्स हैं। गेम्स एंड अदर एंटरटेनमेंट इवेंट्स। और बहुत सारे गेम्स हैं और बहुत सारी दूसरी मनोरंजन की इवेंट्स हैं, चीज़ें हैं। इट वॉज ए हैप्पी गैदरिंग। ये एक बहुत ही अच्छी गैदरिंग थी, खुशहाल गैदरिंग थी। अब आप एक चीज़ देखो, ये मैंने यहाँ तक लिखा है, ये अप्रॉक्सीमेटली 100 वर्ड्स में है। आप इसे और बड़ा भी, इस न्यूज़ रिपोर्ट को और बड़ा भी कर सकते हो। और बड़ा करना है तो आप जो हमने इवेंट्स बताई है आप पार्क की और बता सकते हो कि वहाँ पर फाउंटेन भी था, वहाँ पर ऐसे बच्चों के लिए एक छोटी सी लाइब्रेरी भी थी और वहाँ पर एक्टिविटीज़ के साथ बच्चे चीज़ें कर करके सीख सकते थे। इस तरीके से ABCD प्लेग्राउंड था, मतलब एक्सटेंड कर सकते हो आप इसे। तो ये आपका जो दूसरा क्वेश्चन है ये वाला, थीम पार्क फॉर चिल्ड्रन इनॉग्रेटेड, ये भी हो गया है। मैं नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सितार मेस्ट्रो ऑनर्ड। तो देखते हैं। न्यूज़पेपर रिपोर्ट ऑन सितार मेस्ट्रो ऑनर्ड। पुणे 21 जून 2023 न्यूज़ रूम। इट इज़ नो सीक्रेट दैट द सितार इज़ एन अमेजिंग एंड कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रूमेंट। इसमें कोई सीक्रेट मतलब पता है ना आपको, छिपी हुई बात नहीं है कि सितार जो है वो बहुत ही अमेजिंग और कॉम्प्लेक्स मतलब कठिन इंस्ट्रूमेंट है। इट कैन प्रोड्यूस ए वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ साउंड्स। ये तरह तरह के जो साउंड्स हैं वो प्रोड्यूस कर सकता है। फ्रॉम डीप बास नोट्स टू ए हाई पिच ट्यून। मतलब छोटे छोटे जो मतलब डीप बास मतलब बहुत अच्छे जो म्यूज़िक के नोट्स हैं उनसे लेके बहुत हाई पिच वाले भी। पंडित रविशंकर वॉज ऑनर्ड विद ए लाइफ टाइम अचीवमेंट ग्रैमी अवार्ड। पंडित रविशंकर जो है उनको लाइफ टाइम अचीवमेंट ग्रैमी अवार्ड मिला था। ही वॉज वन ऑफ द बेस्ट एंड फेमस सितार प्लेयर्स। वो मतलब बेस्ट यानी कि वन ऑफ द बेस्ट मतलब जो बेस्ट सितार प्लेयर्स हैं उनमें से एक थे। ही इन्फ्लुएंस्ड मैनी म्यूजिशियंस इन इंडिया एंड थ्रू आउट द वर्ल्ड। उन्होंने भारत में और पूरी दुनिया में बहुत सारे जो म्यूजिशियंस हैं उन्हें प्रभावित किया था। ही वॉज अवार्डेड इंडियाज हाइएस्ट सिविलियन ऑनर। उनको भारत का जो सबसे ज़्यादा सिविलियन ऑनर है वो क्या है, भारत रत्न है, वो पुरस्कार दिया गया था। कब? 1999 में। ही हैज़ बीन कंसीडर्ड वन ऑफ द टॉप सितार प्लेयर्स ऑफ द सेकेंड हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी। 20वीं शताब्दी का जो सेकंड हाफ है मतलब बाद वाला जो भाग है उसमें उनको क्या किया जाता है, सबसे मतलब वन ऑफ द टॉप सितार प्लेयर्स में से उनको कंसीडर किया जाता है। अब ये भी इतना लिखा गया है, अराउंड 100 वर्ड्स के आसपास है ये। अब अगर आप इसको और बड़ा करना चाहें और ज़्यादा वर्ड्स में लिखना चाहें तो आप क्या कर सकते हैं, थोड़ी सी पंडित जो रविशंकर हैं उनकी और क्वालिटीज़ लिख सकते हैं। तो ये आपका सितार मेस्ट्रो ऑनर्ड ये वाला क्वेश्चन जो है वो आपका कंप्लीट हो गया है। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है सी। ये आपकी जो है बुक आपकी सक्सेस एवेन्यू उसी में से लिया गया है। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन है व्हाट इज़ ब्लॉग राइटिंग। ब्लॉग राइटिंग क्या है? एक्सप्लेन द टिप्स फॉर राइटिंग इफेक्टिव ब्लॉग। और इफेक्टिव ब्लॉग लिखने के लिए जो टिप्स हैं वो बताओ। पेज नंबर 158 पे देखते हैं। कुछ भी आपकी बुक से बाहर नहीं है। देखो ये जो पहला वाला क्वेश्चन हमने किया है ना, ये देखो थीम पार्क फॉर चिल्ड्रन इनॉग्रेटेड एंड सितार मेस्ट्रो ऑनर्ड, ये भी आपकी जो एक्सरसाइज दी गई है ना टेक्स्ट बुक उसी का पहला क्वेश्चन है। ये देखिए थीम पार्क फॉर चिल्ड्रन इनॉग्रेटेड एंड सितार मेस्ट्रो ऑनर्ड, यानी कि हमारी जो टेक्स्ट बुक है उससे बाहर कुछ भी नहीं है। हमारा नेक्स्ट वाला जो है वो देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज़ ब्लॉग राइटिंग, एक्सप्लेन द टिप्स फॉर राइटिंग इफेक्टिव ब्लॉग पोस्ट। की ब्लॉग राइटिंग क्या है, जो इफेक्टिव ब्लॉग पोस्ट है वो लिखने के लिए जो टिप्स हैं वो बताओ। तो देखो यहाँ से देखो, राइटिंग एंड पब्लिशिंग ब्लॉग्स और ब्लॉगिंग इज़ एन इफेक्टिव सोशल नेटवर्किंग टूल। मतलब ब्लॉगिंग एक प्रभावशाली क्या है, सोशल नेटवर्किंग टूल है।
It helps individuals share their views to a wide readership and also interact with these readers through their comments and responses. ये व्यक्तियों को व्यापक पाठक वर्ग जो है मतलब उनके साथ अपने विचार साझा करने में मदद करता है और इन पाठकों के साथ उनकी जो टिप्पणियाँ हैं, जो कमेंट है और जो प्रतिक्रियाएँ, रिएक्शंस है, उनके माध्यम से बातचीत भी करता है। अब देखो जैसे यूट्यूब पे मैं ये वीडियो अपलोड कर रही हूँ, वैसे ही बहुत सारे लोग क्या है लिखते भी हैं, सॉल्यूशंस लिखते हैं, आंसर्स लिखते हैं, उन्हें लिख के अपलोड करते हैं। वो क्या है, वो भी ब्लॉगिंग कहलाता है, आप उसमें से देखते हो। उसी तरीके से बहुत सारे ब्लॉगर्स क्या ब्लॉगिंग करते हैं, चाय मैंने कैसे बनाई, या कोई साइंस के डिपार्टमेंट का है तो वो साइंस के ब्लॉग्स लिखता है, कोई रेसिपीज़ के ब्लॉग्स लिखता है। उसी तरीके से दी टॉपिक्स दैट कैन फीचर इन सच ब्लॉग्स कैन वारी वाइडली। और मतलब वो जो टॉपिक्स हैं ना, मतलब जो इन ब्लॉग में प्रदर्शित होने वाले जो विषय हैं वो व्यापक रूप से भिन्न हो सकते हैं, मतलब वो अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया जिनमें क्या क्या हो सकता है, द टॉपिक्स दैट कैन फीचर इन सच ब्लॉग्स कैन वारी वाइडली फ्रॉम फिल्म्स हो सकती है, स्पोर्ट्स एंड पॉलिटिक्स टू स्पिरिचुअलिटी एंड रिलीजन। मतलब जो ये ब्लॉग्स हैं वो क्या क्या हो सकते हैं, जिनमें फिल्में हो सकती हैं, खेल हो सकते हैं, राजनीति से लेकर आध्यात्मिकता और धर्म तक शामिल है। मतलब स्पिरिचुअलिटी पे भी लोग ब्लॉगिंग करते हैं, पॉलिटिक्स पे भी ब्लॉगिंग करते हैं, स्पोर्ट्स पे भी, फिल्मों पे भी, रेसिपीज़ पे भी, बहुत सारी चीज़ें हैं। देयर आर हाई लीडरशिप ब्लॉग्स डेडिकेटेड टू स्पेसिफिक टॉपिक्स सच एज कुकरी, ट्रैवल, बुक रिव्यूज़ एट्सेट्रा। मतलब विशिष्ट भी, मतलब बहुत सारे और भी हैं। मतलब कहने का तात्पर्य है क्या कि बहुत सारे मतलब फिल्मी, खेल, राजनीति और आध्यात्मिकता तो शामिल है ही, इसके अलावा जो विशिष्ट विषय है जैसे पाक कला, कुकरी क्या होता है, पाक कला होता है। कुकरी क्लासेस नहीं चलाते बहुत सारे लोग, केक वगैरह बनाना सिखाते हैं तो केक का ही डालते हैं। फिर ट्रैवल यानी कि यात्रा का है। उसके बाद पुस्तक समीक्षा है, यानी कि बुक रिव्यूज़ नहीं करते बहुत सारे। आप देखो बहुत सारे लोग फिल्म रिव्यू करते हैं कि भाई ये फिल्म आई है, अभी नहीं, ये तो ऐसी नहीं है, ये तो अभी आदि पुरुष आई है, उसका रिव्यू कितना ज़्यादा चल रहा है। उस तरीके से जो भी नई वाली फिल्म आती है उनका रिव्यू होता है। उसके अलावा क्या होता है, बुक रिव्यूज़ एट्सेट्रा, यानी कि मतलब उसके अलावा ये इतनी सारी चीज़ें होती हैं। पुस्तक समीक्षा आदि के लिए भी मतलब समर्पित बहुत सारे जो है उच्च पाठक ब्लॉग भी है, मतलब हाई रीडरशिप ब्लॉग्स, मतलब उच्च पाठक ब्लॉग भी हैं। उसके बाद देयर आर ऑल्सो सेलिब्रिटी ब्लॉग्स। उसके अलावा बहुत सारी मशहूर हस्तियाँ और सितारे अपने प्रशंसकों से बातचीत करने के लिए और अपने काम को बढ़ावा देते हैं। वो लोग क्या करते हैं, देयर आर ऑल्सो सेलिब्रिटी ब्लॉग्स दैट आर फेवरेट अमंग रीडर्स वेयर सेलिब्रिटीज एंड स्टार्स इंटरेक्ट विद देयर फैंस एंड प्रोमोट देयर वर्क। इसका मतलब है जो स्टार्स हैं और सेलिब्रिटीज़ हैं वो क्या करते हैं, वो लोगों के साथ बातचीत करती हैं, जो मशहूर हस्तियाँ हैं, और अपने काम को वो क्या करते हैं, बढ़ावा देते हैं। तो ये आपका एग्जाम्पल हो गया कि ब्लॉग क्या है उस चीज़ का। आगे देखते हैं हमारे को। अब आधा क्वेश्चन में हमारा है टिप्स क्या है, दिया है ना इफ़ेक्टिव टिप्स बताने। तो देखिए यहाँ पर, हियर आर ए फ्यू टिप्स यू मे वांट टू कीप इन माइंड वाइल राइटिंग योर ब्लॉग पोस्ट। क्या आप अपने ब्लॉग पोस्ट लिखने के लिए जो टिप्स हैं वही, ये देखो आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये देखो, डिफाइन योर फोकस एंड पर्पस। मतलब जब भी आप कोई ब्लॉग लिख रहे हो तो आपका जो फोकस है वो और आपका जो पर्पज उद्देश्य है वो बताओ। डिसाइड द टॉपिक को डिसाइड करो दैट यू वांट टू एड्रेस एंड जनरल फोकस ऑफ योर ब्लॉग। मतलब जो टॉपिक पे आप ब्लॉगिंग करना चाहते हो वो सोचो, और जो आपका जनरल फोकस है मतलब क्या क्या पॉइंट्स आप उसमें देना चाहते हो उनके बारे में विचार करो। फिर डिज़ाइन द ब्लॉग टू सूट योर पर्पज। फिर अपने पर्पज के अकॉर्डिंग जो है उसको डिज़ाइन करो। बी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड एंगेजिंग इन एक्सप्रेसिंग योर ओपिनियन। मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड रहो, घुमा फिरा के मत बोलो। एन आइडियल पोस्ट में बी ऑफ अराउंड 250 वर्ड्स। जो एक आइडियल जो आपका ब्लॉग होगा उसमें 250 वर्ड्स तक होने चाहिए। प्रोवाइड कैची हेडलाइंस। मतलब ऐसी हेडलाइंस हो कि लोग तुरंत कैच कर लें। बी ओरिजिनल इन योर आइडियाज़ एंड इन प्रेजेंटेशन। आपके जो आइडियाज़ हैं उनमें ओरिजिनल रहो, मतलब किसी का चुरा के मत डालो। इट इज़ बेस्ट टू एक्नॉलेज व्हेन यू बोरो मटेरियल फ्रॉम अदर सोर्सेज। मतलब दूसरे सोर्सेज से क्या है, इट इज़ बेस्ट टू एक्नॉलेज, मतलब एक्नॉलेज कर लो। दूसरे से बोरो मटेरियल तो आप कर रहे हो लेकिन मतलब जान लो कि वो सही है कि नहीं है। मेक योर एंट्रीज इनोवेटिव एंड कंबाइन फॉर्मेट सच एज टेक्सचुअल एलिमेंट्स एंड पोस्टकास्ट। वो कह रहे हैं आपकी जो आपकी जो एंट्रीज हैं वो काफ़ी इनोवेटिव होनी चाहिए। लिंकिंग योर ब्लॉग टू अदर साइट्स विल ऑलवेज हेल्प इंक्रीज रीडर ट्रैफिक। और आप अगर अपने ब्लॉग्स को जो है दूसरी साइट्स के साथ कनेक्ट कर दोगे तो जो और भी ज़्यादा ट्रैफिक है वो आएगा, मतलब और लोग भी आएंगे आपके ब्लॉग्स पे। यूज़ द कमेंट सेक्शन टू इंटरेक्ट विद रीडर्स। और कमेंट सेक्शन का यूज़ करो जो आपके रीडर्स हैं, मतलब जो पढ़ते हैं आपके चैनल पर आके, उनसे बात करने के लिए। तो ये इतने सारे दिए गए हैं, आपको इतने सारे लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप 5 to 6 लिखेंगे तो वो सफिशिएंट हो जाएगा। तो ये यहाँ पर एक्सरसाइज के लिए क्वेश्चन दिया गया है, तो ये भी आपकी टेक्स्ट बुक में से ही था। नेक्स्ट वाला देखते हैं आपका।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राइट ए रेज्यूमे फॉर द पोस्ट ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामर। कंप्यूटर प्रोग्रामर की पोस्ट के लिए जो है रेज्यूमे लिखो। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये कितने नंबर पेज पे है? ये हमारा 163 पेज नंबर पे है। तो रेज्यूमे क्या होता है? इसे रिज्यूम भी बोलते हैं बहुत सारे लोग, लेकिन ये रिज्यूम नहीं है, रेज्यूमे होता है। और रेज्यूमे को हम एक बायोडाटा भी बोलते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या लिखा है कि आपको कंप्यूटर प्रोग्रामर की पोस्ट के लिए रेज्यूमे लिखना है। तो बहुत सारे रेज्यूमे के स्टेप्स दिए गए हैं और यहाँ पर कंप्यूटर प्रोग्रामर की पोस्ट के लिए एक लेटर दिया गया है। इसमें से आप आइडिया ले सकते हो कि भाई क्या क्या है, कैसे है कंप्यूटर प्रोग्रामर की एजुकेशन के लिए। जैसे इसने ग्रेजुएशन किया है MCA में, तो चलिए लेटर देखते हैं, रेज्यूमे देखते हैं। तो सबसे पहले क्या है, ये सैम्पल 1 है। सबसे पहले नाम आया, यहाँ पर उज्ज्वल खन्ना का नाम लिया गया, आप कोई भी नाम ले सकते हो। फिर एड्रेस आया है, उसके बाद टेलीफोन नंबर आया है, सिटी का नाम आया है, उसके बाद लास्ट में ईमेल आईडी आई है। ईमेल आईडी जो है वो कंपलसरी है और आजकल तो ईमेल आईडी के थ्रू ही बायोडाटा भेजे जाते हैं। और कंपनीज़ क्या करती है, जब से कोविड आया बुलाती भी नहीं है, वीडियो कॉल पर ही इंटरव्यू ले लेती है और जॉब ऑफर कर देती है। उसके बाद करियर ऑब्जेक्टिव, टू परस्यू ए चैलेंजिंग करियर इन IT इन ए रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन विच प्रोवाइड्स मी विद अपॉर्चुनिटीज़ टू ग्रो प्रोफेशनली एंड पर्सनली। तो IT कंपनी कंप्यूटर से रिलेटेड ही होती है। करियर ऑब्जेक्टिव में लिख दिया आपने। फिर आपको अपना एकेडमिक प्रोफाइल देना है कि आपने क्या क्या किया है, कि भाई MCA किया है मैंने, इंटरमीडिएट किया है। और हमेशा जब भी आप रेज्यूमे लिखो तो ध्यान रखो, सबसे पहले जो करंट एजुकेशन आपने कंप्लीट की है ना वो लिखना है। उसके बाद नीचे नीचे डाउन होते जाएंगे, मतलब सबसे पहले 10th, फिर 12th, फिर ग्रेजुएशन, ऐसे नहीं लिखना। आपको क्रॉनिकल ऑर्डर में लिखना है, मतलब सबसे पहले वो जो आपने अभी किया है, उसके बाद वाला। जैसे पहले MCA किया, फिर उसके बाद सबसे लास्ट में MCA किया, फिर इंटरमीडिएट, फिर SSC। उससे नीचे का डालने की ज़रूरत नहीं है, 10th से ही स्टार्ट करना होता है। परसेंटेज डाला है, कब आपने पास किया, वो कौन से इंस्टीट्यूट से किया है वो डालना है। उसके बाद आपको अपना एक्सपीरियंस बताना है कि पहले आपने कहाँ पर। तो बताया गया है कि कंप्यूटर प्रोग्रामर के तौर पर विंटेक सिकंदराबाद में मैंने काम किया है फ्रॉम जून 2015 टिल डेट। जो डेट है वो आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हो। उसके बाद पर्सनल प्रोफाइल में पर्सनल डिटेल्स आएगी, जो डेट ऑफ बर्थ है वो आएगी, कौन कौन सी लैंग्वेज यानी कि कौन कौन सी भाषा आप बोल सकते हो वो आएगी। जैसे तेलुगु, हिंदी एंड इंग्लिश लिखा है, उस तरीके से आप लिख सकते हो कि मराठी है, हिंदी है, इंग्लिश है, जो भी लैंग्वेज आप जानते हो। हॉबीज़ एंड इंटरेस्ट में सर्फिंग द नेट, गार्डनिंग, लिसनिंग टू क्लासिकल म्यूज़िक, जो आपकी हॉबीज़ हैं वो लिख सकते हो। उसके बाद 2 लोगों का रेफरेंस देना होता है, मतलब कि कौन कौन से 2 लोग हैं जिनसे अगर कंपनी बात करना चाहे तो वो आपके बारे में बता सकते हैं। तो जहाँ पहले आपने काम किया है वहाँ से आप रेफरेंस ज़रूर दें, ताकि कंपनी को ये कंफर्म रहे कि जिस कंपनी में ये काम करके आए वहाँ के सब लोग इनसे वेल अवेयर हैं, सब इन्हें जानते हैं, ये परिचित हैं। तो यही आपका बायोडाटा रेज्यूमे है। देखिए कंप्लीट हो चुका है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आइडिया करने के लिए। ये यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर नीचे से ले लो स्क्रीनशॉट, और ये इधर वाला पेज है आपका। तो ये आपका रेज्यूमे भी कंप्लीट हो गया है। ये आपका जो है क्वेश्चन 3 जो है आपका कंप्लीट हो गया है। उसके बाद क्वेश्चन 4 आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें। ऐसे और यूजफुल वीडियोस के लिए मेरे चैनल M2 के साई को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।